अभी तक तो ज़ाहिर है कि लोग परेशान ही हैं, जब हर चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। और अभी तो इन्होंने फंड मिले भी नहीं है, लेकिन हर चीज़ क्योंकि मान लिए तो प्राइसेस तो बढ़ ही गए हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी, और वो कहने लगे कि असल में जो बच्चे घर से बाहर जाते हैं ना सौदा लेने के लिए, वो वापस आके पेरेंट्स को पैसे वापस नहीं करते। तो पेरेंट्स समझते हैं महंगाई हो गई है। तो ये उनकी इसमें काफ़ी क्लास, सॉरी, उनकी इसमें काफ़ी क्लास हो रही कि ये क्या बात हुई है ना, कि मतलब बच्चे बाहर से आते हैं, मतलब आलू प्याज लेने के लिए, वापस आके कहते हैं सारे पैसे उसी में लग गए, और पेरेंट्स समझते हैं कि महंगाई हो गई है। तो ये इस किस्म की तो स्टेटमेंट्स आ रही हैं हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से। तो कोई क्या सोचेगा। फिर एक और हैं पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब साहब, उनकी मदर भी जो थी वो पीपल्स पार्टी की मेंबर थी। उनका कहना है कि जी ये जो फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है, उससे जो आम आदमी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही 50 रुपए का पेट्रोल डालता है। ये तो असल में जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनके ऊपर सारा बोझ पड़ेगा, क्योंकि हर एक ने, किसी ने 50 लीटर और किसी ने 60 लीटर फ्यूल लेना होगा। तो उनका कहना है कि जो गरीब आदमी है उसको 50 रुपए का पेट्रोल डालना होता है, और उससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं सर, सिर्फ स्मेल करवाएंगे, सुंगा के ना कहेंगे जाओ हो गया। पेट्रोल पंप को उसका जो है ना उसको टच करके भाग जाओ, तो यही होगा। लेकिन बस इस किस्म की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और ये बड़े हमारे मतलब मिनिस्टर्स रहे हैं या मिनिस्टर्स के एडवाइजर्स रहे हैं, ये वो लोग हैं कि इंसान बात सुने तो कहते हैं पता नहीं किधर से आए ये लोग उठकर। ये हाल है इनका। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आरजू काज़मी जी से। आरजू जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, नमस्कार जी। वेलकम टू जयपुर डायलॉग्स वंस अगेन। आपने तो पूरा हंगामा मचा रखा है। मैंने कुछ क्या किया सर। आपने ट्वीट कर दिया जावेद अख्तर साहब ने घुस के मारा, तो उसके बाद से तो मैं देख रहा था। और चाहे फिजा हो, चाहे मुबश्शिर हो, चाहे ओरिया साहब हो, जितने भी हैं वो बिल्कुल जिसके झाग निकल रहे हैं उनके कि ये क्या तरीका है और इनको शर्म नहीं आती कि तालियां बजा रहे हैं, और उसने यहाँ आकर कह दिया कि ऐसे और वैसे और तैसे। ये तो आपने ठीक नहीं किया इन लोगों के साथ में। सर क्या मैंने कुछ गलत लिखा। इसी को तो कहते हैं घुस के मारना, और किसको कहते हैं। वो जो मतलब वो आए, उन्होंने खाया पिया, हमारे यहाँ इवेंट अटेंड किया, फैज अहमद फैज का जो फेस्टिवल चल रहा था, और उसके बाद जाते जाते वो दो चपत लगा गए हमें। तो उसमें गलत किया है। वैसे जो बातें उन्होंने की थी उसमें कुछ झूठ तो था नहीं, और जो सामने लोग बैठे हुए थे आपने देखा होगा वो भी तालियां बजा रहे थे। अब पहले तो जाके मुझसे पहले उन लोगों से पूछेंगे वो तालियां किस बात की बजा रहे थे। मतलब वो क्या हुआ था, ऐसे क्या बात कह दी थी उन्होंने। अगर वो लोग सच बोलने के ऊपर उनको अप्रिशिएट कर रहे थे तो फिर तो बहुत अच्छा कर रहे थे, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ना तो उन्होंने वो बात गलत कही थी कि लता जी का कोई भी हमने इवेंट, उनका क्या किसी का भी नहीं करवाया। और उसके बाद जो उन्होंने मुंबई अटैक्स की बात की थी तो वो भी कोई झूठी बात नहीं थी। अब बाकी जो लोग शोर मचा रहे हैं, जिन जिनके नाम आपने लिए, वो सारे लोग आप जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हैं। उनको इसी बात के पेमेंट की जाती है, और इसी बात के लिए रखा गया है कि जब ऐसी कोई बात होती है तो फिर वो उछल उछल के बात करना शुरू कर देते हैं कि ये गलत हो गया। लेकिन अगर मैं बहुत यही कहूंगी कि जावेद साहब ने जाते जाते सच बोल दिया तो वो तो। लेकिन अच्छी बात मुझे यही लगी कि लाहौर जैसी जगह पे जो है बहुत लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया इस बात पे। हाँ जी, हाँ जी। एक जावेद जावेद साहब के उनके भी जिसको बोलते हैं पाप धुल गए बहुत सारे, क्योंकि उनको जो है यहाँ पर वो तो उल्टी बातें किया करते हैं। वहाँ जाके उन्होंने अपना अपनी इमेज ठीक कर ली। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि हम लोग जो है वो जावेद जी को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। नहीं उनकी मुझे जो पता है, मैं कम्युनिस्ट बिल्कुल टाइप जानती की हूँ। जो हरकतें हैं, वो जी। कम्युनिस्ट है ना हम्म। वो। हम्म। बनते हैं कम्युनिस्ट अपने आप को, एथीस्ट हैं, लेकिन कहते हैं हम्म। एथीस्ट हैं। मौका जब लगता है तब वो इस्लामी बन जाते हैं। ठीक है। एक लिरिसिस्ट जो है वो इस तरह के भेष बदल सकता है, लेकिन आपके ऊपर तो काफ़ी वार किया, ये तो मानना पड़ेगा। और जो बात वो कह रहे थे, हम्म। वो गलत भी नहीं है, क्योंकि सैयद सलाउद्दीन भी खुला घूम रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है। वो भी यूएन से रिस्ट्रिक्टेड, यूएन से बैंड टेररिस्ट है, बैंड टेररिस्ट की लिस्ट में है। और सुना हाफिज सईद भी घूम रहा है, वो तो जेल में 31 साल की। जी जी।
सर वो इसी तरह की जेलें हमारे यहाँ होती हैं जिससे बाहर निकल के हवा खाई जा सकती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि जिस वक्त आपको याद होगा कि 1 साल पहले की बात है कि हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ था और बड़ा हंगामा मचा था यहाँ पे लाहौर में कि जी हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हो गया है और हाफिज सईद को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, इस किस्म की बातें की गई थी। तो तब भी मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि हम तो कह रहे हैं कि हमने उसको 31 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया, तो फिर उसके घर के बाहर ब्लास्ट होने से हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। तो उस वक़्त भी यही लग रहा था, कहा कभी कहते हैं कि जी हाउस अरेस्ट है, कभी कहते हैं जेल में है, लेकिन फाइनली कब तक और कहाँ तक बेवकूफ़ बनाएँगे और झूठ बोलेंगे, तो वो ही बात है कि एक बार फिर ये चीज़ सामने आ गई और लोगों ने देखा कि वो गोटकी में जो एक जगह है सिंध में, वहाँ पे वो घूम फिर रहा था हाफ़िज़ सईद भी और सैयद सलाउद्दीन भी। और इन लोगों के साथ ना सिर्फ़ ये कि घूम फिर रहे थे, इनके बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी भी दी गई थी। यानी कि गार्ड्स भी मौजूद थे और इस तरह से जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आता है या कोई बहुत वीआईपी शख्सियत आती है, उसको जिस तरह से सिक्योरिटी दी जाती है, वो सब भी दे रखी थी। तो यहाँ पे तो इनका ये झूठ खुल गया है। अब ये नहीं कह सकते कि जी किसी ने इंडिया से बात कर दी या किसी ने पाकिस्तान से ये बात कर दी है, बल्कि अब इसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, उसके अपने लोग जो सपोर्ट करते हैं उनकी भी बातचीत मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, जो एप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी हाफ़िज़ सईद आया था और इस किस्म की बात कर रहे हैं। लेकिन अब लग यही रहा है कि शायद दोबारा से एफएटीएफ में जाने की तैयारी है या क्या करना चाह रहे हैं। पहले भी कई बार मैंने आपसे कहा था शायद लास्ट टाइम भी कि हमारा आना-जाना लगा रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ये फिर मेरा ख़्याल है कि इनका मूड हो रहा है कि दोबारा कोई इनको जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दे और फिर ये इसी तरीके से शोर मचाते रहें। वरना कोई और रीज़न लगता नहीं है कि इस तरह के आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं और साफ-साफ अब तो दिखाई दे रहा है ना, ये कोई क किसी से कहीं सुनी बात नहीं है, आँखों देखा हाल है कि हाफ़िज़ सईद भी घूम फिर रहा है बाहर और साथ-साथ सैयद सलाउद्दीन भी। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से अब इस चीज़ को छुपाते हैं या किस तरह से डिनायल मोड में जाते हैं। हाँ, और वो तो सैयद सलाहुद्दीन तो सीधा-सीधा इल्ज़ाम लगा रहा था भारत के हुँ, ऊपर कि वो बशीर अहमद तीर उसका जो आदमी है, जिसको इम्तियाज़ आलम वग़ैरह नाम उसका जो सूडोनिम रखा हुआ था, कि साहब हुँ। इसको जो है वो भारत ने मरवाया। तो इसका मतलब भारत की बहुत गहरी पैठ हो गई है और इतने बड़े-बड़े प्राइज़्ड टेररिस्ट को मरवा भी सकता है। बिल्कुल, अगर ऐसा ही होता तो फिर ये जो स्टेटमेंट दे रहा है, ये क्यों ऐसे घूम रहा है, ज़िंदा घूम रहा है। अगर भारत ने यही करना होता तो मेरे ख़्याल है कि फिर यही हाफ़िज़ सईद और इनमें से कोई भी ना होता। लेकिन ख़ैर ये तो इन्होंने बातें करनी ही होती है, मगर ये ज़रूर हुआ है कि ये पता चला है कि जी ये अपना बाहर निकल आए हैं और अब पाकिस्तान किस तरह से इनकार करेगा कि हमारे पास तो है ही नहीं। हर एक को कह देते हैं, कभी कह देते हैं जी वो तो अफ़गानिस्तान चला गया। वो उसको कहा था ना मसूद अज़हर का, जब उसको ढूँढा जा रहा था तो कह दिया कि वो तो अफ़गानिस्तान में का उसको दाऊद इब्राहिम को कह देते हैं कि दुबई में। लेकिन ये है कि अब इन्होंने किस जगह का नाम दुबई रख दिया और किस जगह का नाम अफ़गानिस्तान रख दिया है, वो पता करना पड़ेगा भारत को, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी मुझे बड़ी इन चीज़ों को देख के अफ़सोस भी हुआ, टेंशन भी हुई। ज़ाहिर है कि जब आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री का कुछ भला हो जाए, लेकिन इस किस्म के लोग जब निकल आते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि अफ़सोस ही होता है। ले अब देखते हैं सर आगे किस तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि एक बार फिर इनके ऊपर वही एफएटीएफ की तलवार भी लटक रही है और साथ-साथ जहाँ-जहाँ से इन्हें फंड्स मिलने थे, वो लोग भी शायद एक दफ़ा फिर सोचेंगे। हाँ, फंड तो आईएमएफ ने तो अभी तक कुछ नहीं किया आगे वहाँ जाके। वहाँ से बातचीत ही चल रही है, कुछ हो नहीं रहा है। क्या प्रोग्रेस क्या है? आप बताएँ, अपडेट करें हमें। सर, कहा यही जा रहा है कि बातचीत हो गई है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली हैं, हर तरह की कंडीशंस जो वो लगा रहे हैं सभी मान गए और 2 से 4 दिन और मेरे ख़्याल है जो कमिंग वीक है, उसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा, इनको फंड्स मिल जाएँगे। एक तो चाइना से तो मिल ही गया है थोड़ा-सा। चाइना ने भी इसीलिए यही कहा था कि पहले आईएमएफ से डील कर लीजिए तो फिर हम देंगे, तो वो $700 मिलियन तो मिल गए हैं। इसका मतलब है कि आईएमएफ भी दे देगा और हर तरह की कंडीशन जितनी भी लगाई गई थी, वो तो सभी इन्होंने मान ली, किसी बात पे इनकार नहीं किया है। लेकिन ज़ाहिर है कि वो थोड़ा-सा टाइम लगा रहे हैं, वो अभी जमा कर रहे होंगे। हमारे इतनी बड़ी रकम हमें देंगे तो इधर-उधर से शायद वो जमा कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे पता नहीं। लेकिन ये है कि नेक्स्ट वीक में सुनने में यही आया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा है और साथ-साथ प्राइम मिनिस्टर का भी यही कहना है कि जी नेक्स्ट वीक तक जो है वो फंड्स मिल जाएँगे। तो जो टैक्सेस वगैरह बढ़ाए गए हैं, उसका क्या रिएक्शन आ रहा है?
अभी तक तो ज़ाहिर है कि लोग परेशान ही हैं, जब हर चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, और अभी तो इन्होंने फंड मिले भी नहीं है, लेकिन हर चीज़ क्योंकि मान लिए तो प्राइसेस तो बढ़ ही गए हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी, और वो कहने लगे कि असल में जो बच्चे घर से बाहर जाते हैं ना सौदा लेने के लिए, वो वापस आके पेरेंट्स को पैसे वापस नहीं करते, तो पेरेंट्स समझते हैं महंगाई हो गई है। तो ये उनकी इसमें काफ़ी क्लास सॉरी उनकी इसमें काफ़ी क्लास हो रही कि ये क्या बात हुई है ना, कि मतलब बच्चे बाहर से आते हैं, मतलब आलू प्याज लेने के लिए, वापस आके कहते हैं सारे पैसे उसी में लग गए, और पेरेंट्स समझते हैं कि महंगाई हो गई है। तो ये इस किस्म की तो स्टेटमेंट्स आ रही हैं हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से, तो कोई क्या सोचेगा। फिर एक और है पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब साहब, उनकी मदर भी जो थी वो पीपल्स पार्टी की मेंबर थी। उनका कहना है कि जी ये जो फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है, उससे जो आम आदमी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही 50 रुपए का पेट्रोल डालता है। ये तो असल में जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनके ऊपर सारा बोझ पड़ेगा, क्योंकि हर एक ने, किसी ने 50 लीटर और किसी ने 60 लीटर फ्यूल लेना होगा। तो उनका कहना है कि जो गरीब आदमी है उसको 50 रुपए का पेट्रोल डालना होता है, और उससे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो तो उसको इस 50 रुपए में तो 4-5 बूंद पेट्रोल मिलेगा। नहीं नहीं सर, सिर्फ स्मेल करवाएंगे, सुंघा के ना कहेंगे जाओ हो गया। पेट्रोल पंप को उसका जो है ना उसको टच करके भाग जाओ, तो यही होगा। लेकिन बस इस किस्म की भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और ये बड़े हमारे मतलब मिनिस्टर्स रहे हैं या मिनिस्टर्स के एडवाइजर्स रहे हैं, ये वो लोग हैं कि इंसान बात सुने तो कहते हैं पता नहीं किधर से आए ये लोग उठकर, ये हाल है इनका। लेकिन ये बताएं कि ये 1-2 बिलियन डॉलर मिल भी जाएगा, तो उससे जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी में किस तरह से इम्प्रूवमेंट आएगा? इससे आखिरकार क्या हासिल करना चाहते हैं? कोई लॉन्ग टर्म किसी तरह का विज़न तो दिख नहीं रहा मुझे, जो भी मैंने देखा है, चाहे वो मिनी बजट हो या कोई और पॉलिसीज़ हों। ये तो हम्म। यही है कि भई बस आग लग गई है तो कुआँ खोद के उसको बुझा दो, दूसरी जगह लग जाए तो दूसरी जगह कुआँ खोदो। ये तो कोई बहुत मुझे कहे कि हिकमत वाली बात तो नहीं दिख रही है। आपको क्या लगता है? सर अभी तक तो ऐसा ही है, क्योंकि जब आईएमएफ से लोन मिलेगा तो उसके बाद बाकी जिस जिस जगह इन्होंने बात की है, जिस जिस कंट्री से बात की है, वो इन्हें थोड़ा बहुत देंगे। लेकिन ये कि अपने खर्चे कह रहे हैं कि कम करेंगे, जिसमें लग्जरीज का जो गाड़ियां हैं वो रोक देंगे, साथ ही मिनिस्टर्स के लिए कहा जा रहा है कि जी वो सैलरीज नहीं लेंगे, और अपने यूटिलिटी बिल और फ्यूल प्राइस खुद पे करेंगे। इस किस्म की छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं, लेकिन अब जब फंड आ जाएगा उसके बाद अगर इन्होंने उस फंड को पाकिस्तान में रोक लिया किसी तरीके से, हो सकता है कि कोई ऐसा निकल आए एस्टेब्लिशमेंट में से या कहीं से जो उस फंड को बाहर ना जाने दे, और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और उसके बाद अपनी ट्रेड ओपन करें, चाहे भारत के साथ या बाकी किसी के साथ भी, जो कुछ भी कर सकते हैं पॉसिबल कर सकते हैं, वो इन्हें करना पड़ेगा। अपने मुल्क में ही चीज़ें बनानी पड़ेंगी, बाहर से जो हर चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, कोई चीज़ भी पाकिस्तान में अब नहीं बनती, हर वक़्त चाइना से माँग रहे होते हैं या कहीं और से ला रहे होते हैं। जब तक ये इस चीज़ के ऊपर नहीं आएँगे कि अपनी फैक्ट्रीज़ को ये खोलें, और अपने यहाँ ही जो है वो वैसे तो हर ज़मीन जो इन्होंने जितना भी था हिस्सा जहाँ पे कि ये फसल लगा सकते थे, वो तो इन्होंने मलिक रियाज़ को और डीएचए बना दिए। लेकिन फिर भी जो ज़मीन बच गई है, वहाँ पे अगर ये कुछ खेती-बाड़ी भी कर लें, कि लोगों ने सिर्फ़ रहना ही नहीं होता, खाना भी होता है, तो शायद कुछ टाइम के लिए जो है सँभाला ले लें, थोड़ा-बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा-सा। हाँ जी, वो बात तो आप ठीक कह रही हैं, उसको करें, लेकिन वो उसके लिए जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, या अगर मान लीजिए फैक्ट्रीज़ भी बनानी है, तो आप फैक्ट्रीज़ तो चलाएँगे कैसे? इम्पोर्ट आप खोल नहीं रहे हैं, एलसीज़ आप जारी नहीं कर रहे हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं। अब मेरे ख़्याल से हुँ। करीब 2 महीने से एलसीज़ नहीं जारी हुई हैं। तो फैक्ट्री चलेंगी कैसे? फैक्ट्रियाँ तो सारी बंद हो गई। मुझे बताया गया कि टेक्सटाइल की, फार्मा की, जितनी भी हाँ। थी छोटी-मोटी सब बंद हो चुकी हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है। लेकिन सर तो अगर ये कोशिश करेंगे कि न जो फंड्स आ रहे हैं उसके बाद जो फैक्ट्रीज़ के लिए जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो ये थोड़ी-थोड़ी करके दें, और बहुत छोटे स्केल से ही सही, लेकिन ये काम करना शुरू करें। जब तक इनको काम करने की आदत नहीं पड़ेगी और ये ऐसे ही करते रहेंगे कि कभी किसी कंट्री से माँग लिया, कभी वर्ल्ड बैंक से, मतलब अब तो वर्ल्ड बैंक में भी आप लोगों ने अपना बंदा बिठा दिया है, उधर भी थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है मुझे। मतलब ये मुझे कोई साजिश लग रही है, राह की साजिश लग रही है राह कि की आप लोग साजिश।
मिल बिल्कुल गई ऐसा ही है सर। राख की साजिश है। वही तो, और हम जो है अब क्या करेंगे? तो ये आप लोगों ने थोड़ा मामला खराब करते चले जा रहे हैं आप लोग, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई इंडियन लॉबी है जो इसके पीछे काम कर रही है। और इसलिए आप लोगों ने जो है वर्ल्ड बैंक में भी अपना बिठा दिया, यूट्यूब में बिठा दिया था, यूट्यूब में भी आप लोगों का मतलब हद होती है सर, मतलब कमाल है। यूट्यूब में भी है, गूगल में भी है, माइक्रोसॉफ्ट में भी है, सब में आ गया ना अब तो हाँ, काम। उधर लेकिन अब वर्ल्ड बैंक में भी आपने, अब बस और इंतजार है आईएमएफ और में वो कब वो बिठाते हैं। एलन मस्क भी हमारा ही आदमी है, आप भी जानते वही ना, तो ये बड़ी मुश्किल हो गई है, तो इस वजह से अब हमारे पास आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, हमें काम करना पड़ेगा, और वो आदत हमें है हैं। नहीं। ये तो काम करना तो अलाउड नहीं है। तो कह रहे हैं साहब कि सर काम करना तो जो है वो सारे के सारे जो हैं वो बिजी हैं कि साहब हम तो आखिरत का इंतजार कर रहे हैं। तो जिंदगी तो आखिरत के बाद शुरू होगी ना, जिंदगी तो मौत के बाद की असली होती है, ये तो नकली जिंदगी है। बिल्कुल सर, और वैसे भी काम करना जो है वो काफिरों को चाहिए, मोमिन बैठ के खाने के लिए पैदा हुआ है, तो तो ये मोमिन तो जो है गड़बड़ हो वो गया ना अभी। बैठा रहेगा। मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि साहब कि ये जो है क्योंकि अगर हिंदुओं को ना भगाया होता तो शायद वो हाँ, काम वाम करके और इकोनॉमी को संभाले हुए होते। ये इसी बात पे याद आया, आपके यहाँ कोई फोर्स्ड कन्वर्शन पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही, सेमिनार हो रहा है, इस्लामाबाद में ही हो रहा है, आपको नहीं बुलाया उसमें? नहीं सर, मुझे तो नहीं बुलाया, लेकिन ये कि वो उसमें कोई फायदा भी मुझे नहीं होगा ये उसमें कॉन्फ्रेंस। बताया गया है कि उसमें मियाँ मिट्ठू को बुलाया गया है। हाँ, और भी कोई नहीं, मियाँ मिट्ठू को। लेकिन अगर इन्हें कुछ करना ही है सर, तो मियाँ मिट्ठू को बुला ही लिया है, तो जल्दी से पकड़ के उसको भी कहीं हाफिज सईद की तरह किसी अच्छे से 5 स्टार जेल में डाल दें, ताकि वहां पे उसके पास भी सारी फैसिलिटीज हो, इंटरनेट हो, फोन हो, व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूज करता हो, तो शायद इसी तरह से होगा। लेकिन सर ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से आप भी जानते हैं कुछ नहीं होता, अगर कुछ और करना ही है उसमें इन्हें तो ये उसको उसमें अरेस्ट उसमें करें। ये भी बताया गया कि उसमें किसी हिंदू को नहीं बुलाया गया, ना किसी हाँ, क्रिश्चियन को बुलाया गया। मिले नहीं होंगे सर, ढूंढने से बड़ी मुश्किल होती है। अभी भी वो क्या दिवाली आने, सॉरी होली आने वाली है, और मैं अभी से जो है ना वो तलाश में हूँ कि मुझे 2-4 लोग मिल जाए हिंदू कम्युनिटी के, ताकि मैं उनके साथ जो है वो होली का जो फेस्टिवल है वो मना सकूं। लेकिन अभी मतलब ढूंढ इनको ना नहीं मिले होंगे, जाहिर है, इतने कम लोग रह गए, और जो हैं उनमें से भी अक्सर लोग जो हैं वो उनके नाम मुस्लिम्स रखे हुए उन्होंने, मेरे तो शो में आ चुके हैं। उनका नाम हारून सब्दयाल, मैंने कहा है हारून सब्दयाल नाम क्यों है आपका? तो पता लगा उनके सारे बहन भाइयों के फर्स्ट नेम मुस्लिम है, क्योंकि उनको किसी मौलाना साहब ने उनके पेरेंट्स को कहा कि पहले नाम मुस्लिम्स रख दो तो आराम से रह सकोगे। अब ऐसे कोई जाते हैं वो कहीं पे नाम पूछते होंगे तो कहते होंगे हारून, कहते होंगे अच्छा ठीक है, अभी कुछ और नाम बताएंगे तो फंस जाएंगे। अभी एक फैमिली है वहां पर पिंडी में, रावलपिंडी में, और वहां पे अभी उनके घर वगैरह गिराए थे, खैर उनका अकेले का नहीं था, और भी मेरे ख्याल है कुछ इलीगल बने हुए थे घर, तो वो गिराए गए हैं, और अब वो बेचारी कहीं और घर लेना चाह रही हैं, तो मुझे उनका मैसेज आता रहता है। घर भी आई थी वो अभी दिवाली वगैरह पे, तो उनका यही कहना है कि हमें कोई घर नहीं दे रहा, जैसे ही वो सुनते हैं कि हम हिंदू हैं तो हमें रेंट पे घर ही नहीं मिल रहा। अभी तक वो वहां पे पिंडी में जो मंदिर है उसमें रह रहे हैं बच्चों के साथ, 2 बच्चे हैं उनके, और वो वहां पर कह रही है कि वो ठंड में, और उसमें जाहिर है कि खुली जगह होगी। तो ये तो हाल है यहाँ पर, और हम जो है वो सेमिनार्स कर रहे हैं, हमें तो कोई एक्शन करना चाहिए ना इस तरह की चीजों के ऊपर, मगर वो हमें दिखाई नहीं देता। जी हाँ, और शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम खाना जंगी की ओर बढ़ रहे हैं। क्या वाकई उनका इरादा है सिविल वॉर शुरू करने का? क्या करना चाहते हैं? शेख साहब करना चाहते होंगे, क्योंकि शेख साहब की इस वक्त हालत काफी खराब है, इमरान खान को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, वो जो उनकी जेल भरो तहरीक है उसमें लोग जा ही नहीं रहे जेल में, जो उनके लोग जेल में गए हैं वो कह रहे थे जी हमें बाहर निकालो, और गवर्नमेंट ने ये किया है कि जिसको पकड़ा था उन्होंने एक ये कह दिया कि जी एक मंथ के लिए इनको बंद कर दो। अब वो सब परेशान हो गए, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जितने इमरान खान के अभी तक अरेस्ट हुए थे, तो वो कहते नहीं हम तो सिर्फ दिखाने के लिए अरेस्ट हुए थे, इसलिए थोड़ी हो गए थे कि आप हम 1 महीने के लिए जेल में डाल दो। तो वो तमाशे चल रहे हैं। केपीके में कहा इमरान खान ने कि जी हमारे लोग जो है वो जेल में जाएंगे, एक सिंगल आदमी पीटीआई का जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ, भाग गए सब लोग, और पुलिस वाले अनाउंस कर रहे हैं अपना लाउड स्पीकर लेकर के जी कोई आ जाए, कोई मतलब वैन में बैठ जाइए जिसको जाना हो, कोई नहीं गया। तो ऐसे में शेख रशीद साहब जो हैं, जो पहले ही आपको पता है 2 दिन के लिए कि 3 दिन के लिए जेल में गए थे, तो रो रहे थे। तो अब जाहिर है उन्हें यही खतरा लग रहा होगा, तो वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि सिविल वॉर हो जाएगी या ऐसा हो जाएगा।
ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पब्लिक तो निकल ही नहीं रही है। सिविल वॉर तो तब होगी ना जब बाहर निकलेंगे। कोई बाहर ही नहीं आ रहा तो क्या सिविल वॉर होनी है। पब्लिक तो बेचारी परेशान है ना आटे दाल से, तो हो हम्म। सकता है कि बाहर निकला है, जैसे वो आपके अरब स्प्रिंग वगैरह हुआ था ना, तो ये आटे दाल की वजह से ही तो हुआ था। नहीं सर, अब लोग थोड़े से बदल गए हैं और काफी वो आटे का जो बीच में बहुत ज्यादा हुआ था ना इशू, वो इन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया है। तो आटा भी लोगों को अब मिल रहा है, उस तरह से नहीं कि जो बिल्कुल नहीं था। कुछ टाइम पहले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो नहीं है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यही है कि पब्लिक रोड पे नहीं आती, जो मर्जी हो जाए। यहाँ पे लोग समझते हैं कि शायद लोग रोड पर आ जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी आप देख लीजिए, जितना मर्जी कुछ हुआ हो, कोई पब्लिक बाहर नहीं आई है, चाहे वो इमरान खान की सपोर्ट में हो, चाहे नवाज शरीफ की सपोर्ट में हो, चाहे आटे की। आपको पब्लिक बाहर नजर नहीं आती। थोड़ी बहुत जो निकलती है वो फिर वापस भाग के चले जाते हैं। हाँ, अगर स्टैब्लिशमेंट ने भेजना हो किसी को, चाहे वो टीएलपी वाले हों, चाहे वो कोई और हो, वो आपको दिखाई देंगे। वो आ भी जाएंगे, हजारों की तादाद में बैठ भी जाएंगे, और जिस वक्त उनको पैसे दिए जाएंगे और कहा जाएगा चले जाओ, तो उठ के चले भी जाएंगे। इसके अलावा कोई आम पब्लिक बाहर नहीं आती। आपने टीएलपी का नाम लिया, तो टीएलपी वालों ने तो अल्टीमेटम जारी किया था कि अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस 72 घंटे में नहीं कम की गई तो वो उसी तरह से कूच कर देंगे इस्लामाबाद की तरफ, जैसे उन्होंने पहले किया था। अभी तक तो नहीं आए। और वो तो पार्टी जो है टीएलपी तो बनाया ही इस्टेब्लिशमेंट ने है। चाहे वो जिसमें तहरीक होता है ना पाकिस्तान में, जैसे तहरीक लब्बैक, तहरीक इंसाफ और इस किस्म के, ये सब जो है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज होती हैं। वो उस वक्त आएंगे जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को जरूरत होगी, जिस वक्त वो कहेंगे कि जाके बैठ जाओ या जाके प्रोटेस्ट करो, उस वक्त गवर्नमेंट को भगाना है या गिराना है या डराना है, जो भी, तब वो आएंगे। वो अपने मर्जी से ना आते हैं और ना जाते हैं। वो तो इसी काम के लिए रखे गए हैं। वरना इस्लामाबाद अगर आप कभी आए या आप रावलपिंडी कभी देखें, तो वहां पे जगह जगह पे जो है वो इस किस्म से बनाया गया है कि कोई आके अपनी मर्जी से इस तरह का ग्रुप बैठ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सारी एम्बेसीज भी हैं और सारे फॉरेनर्स यहाँ पर हैं। तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे हाई अलर्ट रहती है। मगर जब ये लोग भेजना चाहते हैं तो वो लोग आ जाते हैं, बैठ भी जाते हैं और काफी हंगामा भी कर लेते हैं, और उसके बाद वीडियोस मौजूद है सर, एनवलप्स लेके चले भी जाते हैं। तो वो इसलिए तो देखा अभी हुआ है ना। बिल्कुल। और एक बार नहीं, कई बार। तो इन लोगों को अभी बस सिर्फ कहा होगा, बस स्टेटमेंट दे फैज दो हमीद का और फिर वीडियो बैठ जाओ। तो खूब वायरल हुआ था। जी बिल्कुल। तो इसलिए लोगों को पता है कि ये अभी नहीं आएंगे, जिस वक्त भेजा जाएगा ना उस वक्त ही आएंगे। और आपके इसका क्या हो रहा है, हमारे टीटीपी वालों का? वो क्या कर रहे हैं? वो तो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, और साथ में हमारे डॉक्टर मिर्जा ने भी ऐलान कर दिया है, वो आए थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान को हमने अल्टीमेटम दे दिया है कि फौज हटाओ 22 अक्टूबर तक। बिल्कुल। लेकिन सर, टीटीपी का तो यही है कि अभी आपने देखा होगा कि डीजीआईएसआई और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो अफगानिस्तान गए थे बातचीत करने। और यकीनन वहां पे यही कुछ बात करके आए होंगे कि फंड्स आ रहे हैं आईएमएफ से, और जब आ जाएंगे तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो टीटीपी को दे दिया जाएगा, जो हर बार यही होता है जब भी टीटीपी वाले अटैक करते हैं या कुछ होता है। तो अभी उनको दो तरीके से ये कंट्रोल करेंगे मेरे ख्याल से। एक तो ये कि फंड आ जाएगा इनके पास, चाइना का तो आ गया है, आईएमएफ का भी आ जाएगा, कुछ उनको पैसे दिए जाएंगे, कुछ हथियार दिए जाएंगे, और उसके बाद कुछ मजहब के वास्ते दिए जाएंगे कि रमजान है तो रमजान में आराम से बैठ जाओ, 30 डेज रोजे रखो, तुम भी रखो, हम भी रखते हैं। ईद के बाद जो है ना ये प्रोग्राम फिर शुरू करेंगे। जब तक उनके पास भी पैसे खत्म हो जाएंगे, हमारे पास भी खत्म हो जाएंगे, और हम एक बार फिर पूरी दुनिया में घूम रहे होंगे पैसे मांगते हुए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी आप देखेंगे थोड़े दिन में जब रमजान स्टार्ट होगा उसके साथ ही ना वहां से एक कब स्टार्ट हो रहा स्टेटमेंट है आ रमजान? जाएगा टीटीपी का। सर मार्च में, मार्च की फर्स्ट वीक में। तो उसके साथ ही जो है वो अनाउंस कर देंगे टीटीपी वाले कि ठीक है जी, पाकिस्तान के साथ अभी फिलहाल हमने सीज फायर कर दिया है और कुछ नहीं हो रहा। फिर 30 डेज के बाद अप्रैल की फर्स्ट वीक में जब ईद हो जाएगी, तो ईद के बाद का वो प्रोग्राम रखेंगे। उससे पहले आईएमएफ से भी लोन आ गया होगा और पैसे भी आ गए होंगे, वो उनको पहुंचा दिए जाएंगे जो पहले भी करते रहे। और इधर हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ आरएसएस वाले कह रहे थे कि साहब की 15-20 लाख टन गेहूं जो है वो दे देना चाहिए, गेहूं मतलब जिसको हम गंदम बोलते हैं, हम्म। वो दे देना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान मांग ही नहीं रहा। तो आपको मांगने में क्या परेशानी है, यहाँ तो देने के लिए तैयार बैठे।
सर हम पूरी दुनिया से मांगेंगे, हर हर कंट्री से मांगेंगे, लेकिन भारत से नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो हमने अपना एक तरीका बनाया हुआ है कि भारत हमारा दुश्मन है। तो अब दुश्मन से कौन सर गंदम या गेहूं मांगता है? तो इसलिए हम बाकी पूरी दुनिया से मांगेंगे और भारत की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस दिन भारत से मदद ले ली, चाहे वो किसी किस्म का फंड ले लिया, या अगर किसी और मतलब गंदम ले लिया, सब्जी ले ली, कोई और चीज ले ली, तो जब हमारे हालात ठीक होंगे, जो कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे ना सर, टाइम तो बदलता ही है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम इस प्रॉब्लम में से निकल आएंगे, तो दोबारा जब हम चूरन बेचेंगे भारत दुश्मनी का, वो बिकेगा नहीं। तो अब मुझे नहीं पता सर आप फिल्में देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन ये कि वो बच्चन साहब की मूवी थी ना, उसमें वो कहते हैं कि जी नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। तो उसमें ये डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा था बच्चन साहब का। तो वो ही यहाँ पर है कि वो नजदीकी फायदा है कि अगर हम जल्दी से गंदम के लिए कह देते हैं या किसी और चीज के लिए, लेकिन दूर का नुकसान ये है कि दोबारा जब भारत दुश्मनी हम बेचना चाहेंगे तो वो बिकेगी नहीं, और पब्लिक कहेगी भाई ये क्या बात हुई, उस वक्त तो भारत ने हमारी मदद की थी, तो वो दुश्मन कैसे हो गया? मुझे लगता है इस वजह से आप लोगों से नहीं कहा जा रहा, बाकी पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि हमारी मदद करो। या फिर टर्की वाले एक्सपीरियंस से डर गए होंगे कि साहब की कैसे जो है वो टर्की में भारत की वाहवाही होने लगी। नहीं सर, कई चीजें हो सकती हैं उसमें, जाहिर है भारत की वाहवाही तो उसी से हो जाएगी अगर वो भारत से पाकिस्तान किसी किस्म की मदद ले लेता है, तो आप लोग तो वैसे ही, आप लोगों के पास तो एक प्लस पॉइंट्स आ जाएंगे ना। तो वो चीज जाहिर है कि वो यहाँ पे पसंद नहीं आएगी इन लोगों को, जो लोग ये चाहते हैं कि भारत से टर्म्स खराब रहें, उनके हक में तो नहीं जाती ना ये बात, क्योंकि कल को फिर पब्लिक कहेगी कि जी ये क्या बात हुई। अभी तो बहुत सी मैंने वीडियोस देखी, आई डोंट नो सही है कि खुद बनाई है कि क्या है, लेकिन उसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि जी मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अभी तक तो खैर हाँ, वो तो मैंने भी मैं डॉक्टर जयशंकर को तो खैर मैंने भी बहुत बार कहा है कि उनको हमें दे दीजिए ताकि हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अच्छी फॉरेन पॉलिसी का मतलब हम ये निकालते हैं कि पैसे मांग के ले आए। अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर पैसे ले आता है तो उसका मतलब है बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, जबकि असल बात ये नहीं है। तो इस वजह से इन लोगों को जो है वो कुछ सीखने की जरूरत है इस वक्त, डॉक्टर जयशंकर से भी और मोदी जी से भी। और साथ साथ आपने बात की डॉक्टर मिर्जा साहब की, तो सर वो अभी बहुत दूर है, अक्टूबर में उन्होंने कहा है। अभी तो हमें अच्छा। मतलब हम आज में रहते हैं, हम कल में नहीं रहते। वो जो कल चला गया ना उसमें रहते हैं, जो आने वाला कल है ना उसमें रहते हैं। अभी हम आज में, आज का दिन निकल जाए तो बस ठीक है। तो इसलिए मुझे अभी फिलहाल कुछ आइडिया नहीं कि क्या होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि, आई एम सॉरी टू से, कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उस वो मुझसे बड़े गुस्से भी हो जाएंगे वैसे इस बात पे, लेकिन ये कि मैं उनकी बात से एग्री नहीं करती कि इस हद तक जो है वो अक्टूबर में चेंजेस आते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। क्योंकि ये बात तो दिखने में आ रही है, अभी भी हम देख रहे हैं कि टीटीपी वाले और ये जो बलोच ग्रुप्स हैं, ये आपस में मिल गए हैं। और साथ में अगर ये गिलगित बाल्टिस्तान वाले और आपके कश्मीर वाले ये भी मिल जाएंगे, तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अभी ही प्रॉब्लम आ रही है, और बात तो यहाँ तक हो रही है कि फौज में भी खाने के लाले पड़ रहे हैं। सर आप बता रहे हैं कि आइडिया देना है, क्योंकि आपकी वीडियो वहां तक जाती है, पता लगा हो कि अच्छा अच्छा अच्छा, आपने तो सोचा ही नहीं था, और आपस में सारे मिलके और हमारी बैंड बजा दें। नहीं नहीं, ये सर मुझे आपकी कोई साजिश लग रही है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। और वही राह जैसे की मैं कह साजिश रही हूँ, है ये। सर राह की साजिश नहीं सर, ये आपकी साजिश लग रही है, राह वालों ने तो अभी इधर सोचा ही नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन ये कि आप जरूर आइडियाज दे रहे हैं। मगर सर ये है कि ऑब्वियसली जैसे अभी इनको मिलेंगे, आईएमएफ से फंड मिलेगा, उससे कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और पहले भी टीटीपी को तो खैर पहले भी फंड्स देते रहे, वो तो खैर केपीके से भत्ते तक लेते रहे वो लोग, तो वो तो पैसे से लेके बैठ जाएंगे। मुझे लग रहा है ये जो भी होगा आगे, अगर किसी किस्म का कोई क्लैश हुआ या कोई और प्रॉब्लम आई, वो ईद के बाद। अभी बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना, चैन की बांसुरी बजेगी। अभी पैसे भी आ जाएंगे, फंड्स भी आ जाएंगे, और दे दिला के सबको बिठा भी देंगे। तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। ये बात तो आप बताइए कि मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ, मैंने कई लोगों से पूछा भी, कोई बता नहीं पाता है। वो ये है कि ये जितने भी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो अ, इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं पाकिस्तान में हम्म। और शरीयत का राज लाना चाहते हैं, शरीयत का निज़ाम लाना चाहते हैं, तो ये जो शरीयत होगी, ये कौन सी होगी? ये देवबंदी शरीयत होगी या कि ये लब्बैक वाली शरीयत होगी?
सर पता नहीं कौन सी होगी, लेकिन ये कि ये नहीं हो तो ही अच्छा है, तभी अभी सब अपनी मर्जी से रह रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर है। और ये नहीं होनी चाहिए। मगर ये भी लोगों को बस डराने का एक तरीका है ना, लोगों को एक परेशान करने का तरीका है, वरना फिर लोग कहेंगे कि जी अभी आपको पता है आगे जो है वो मौसम चेंज होगा और उसके बाद गर्मियां आ जाएंगी, तो ऑब्वियसली इनको लोड शेडिंग करनी होगी। महंगाई भी हो रही है, लोगों के पास खाने को भी नहीं है। फिर लोग अगर इस किस्म के ये इश्यूज नहीं उठाएंगे कि जी कभी टीटीपी अटैक कर रहा है, तो कभी इंडिया कर रहा है, तो कभी कुछ, तो फिर लोगों इंडिया के क्या कर रहा दिमाग है? इंडिया चलने तो आराम से लगेंगे। बैठा हुआ है। सर आपका शो काफी है ना धमकियां लगाने अच्छा। के लिए। तो सर आपके शो में मैं वैसे भी देखती हूँ ना कोई ऐसी बात हो रही होती है। कभी आप तारिक साहब को बुला लेते हैं, तारिक साहब भी और नमक पे वो मतलब जख्मों पे नमक छिड़क रहे होते हैं बैठ के। तो तो वो उनको तो आप भी बुलाती हैं, उसमें तो क्या बात है। नहीं, वो तो मैं भी बुलाती हूँ सर, लेकिन मेरे शो में तारिक साहब इतना नहीं करते ना। तो वो आपके शो में नहीं, खैर मैं उनकी बात से डिसएग्री नहीं कर रही, हमेशा आई ऑलवेज एंजॉय योर शोज। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि जाहिर है क्या, अब यूट्यूब का जमाना है सर, अब टीवी चैनल्स कम देखे जाते हैं, तो लोग वहां से भी जाहिर है कि आइडियाज ले रहे होते हैं, तो लोगों को पता है कि क्या कुछ हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम शायद ठीक भी करवा देते हैं, जो अगर गलत हो रही हो। तो कहीं ना कहीं से जाहिर है ये सारे इश्यूज चल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिनके हाथ में पावर होती है असल में, वो जरूर अपने आप को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो बार बार कहा जा रहा है, हमारे तो ये तक बात हो रही है कि जी वो जो फौज है उसका बजट भी कम किया जाए, फौजियों के भी जो है वो बात की जा रही है हल्की हल्की, मतलब वो जैसे कहते हैं ना हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा करके उनको कहा जा रहा है कि एकदम से बोलेंगे तो आपको पता है कि क्या होता है। तो इसलिए कोशिश तो की जा रही है, मगर ऑब्वियसली इसमें बहुत हाथ जो है वो सोशल मीडिया का और यूट्यूब का भी है। लेकिन लोग तो आपसे भी नाराज हो गए ना। आपके यहाँ तो जितने भी गेस्ट आते हैं, खास तौर से वो साजिद तारड़ साहब, वो हर वक्त यही कह रहे होते हैं, हाँ हमको जो है वो भारत से रिलेशन नॉर्मल करने चाहिए, हमको ट्रेड खोल देनी करने चाहिए। चाहिए। तो ये ट्रेड वगैरह खोल के तो ये तो जो नजरियाती पहलू हैं पाकिस्तान के, उनका क्या होगा? अरे सर बहुत टाइम निकल गया सर, 75 76 ईयर्स गुजर गए, अब हो गया जो होना था। अब बल्कि किसी ने लिखा था, मेरे एक दोस्त हैं लाहौर में जर्नलिस्ट हैं वो भी, और वो जरा पीने पिलाने के शौकीन है, तो उन्होंने कहा अभी हम अलग ना हुए होते तो हमें आज भी ब्लैक लेबल जो है वो 3,000 की मिल रही होती। तो वो ना उसके ऊपर जो है वो मैंने लिख दिया कि हाँ वो हम जो है वो क्या कहते हैं टू नेशन थ्योरी पे जलील हो रहे हैं। तो बस उस पे जो आए पाकिस्तानी और उन्होंने जो मुझे और अवैस को सुनानी शुरू की ऐसी तैसी कर दी। तो वो तो सर चल रहा होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जाहिर है अब लोग बदल चुके हैं, लोगों की जो सोच है वो काफी हद तक चेंज हुई है, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही तरह के हैं। मेरा ख्याल है हम बेहतर तरीके से वो है कि आपस में काम वाम कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। साजिद ताड़ साहब भी सही कह रहे हैं, मैं उनसे एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान को टर्म्स बेहतर करने चाहिए, मगर ये बीच बीच में जो हम अपने यहाँ से जो शोशे छोड़ते हैं ना, यहाँ पे सही निकाल दिया, वो टहल रहा है बाहर, पिज्जा खाने जा रहा है, या वो उधर से मसूद अजहर या और किसी को हमने बाहर निकाल दिया, वो काम खराब कर देते हैं हम। अच्छा भला हाँ हम हाँ, कर रहे वो होते हैं और फिर आपने पता नहीं एक क्या हो वो भी तो जाता है। भेज दिया है हमारे यहाँ, क्या नाम है उसका, वो अमृतपाल सिंह दुबई से, वो भी आप लोगों को ही भेजा हुआ है, बता रहे हैं। अच्छा, नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन सर अब यही कोई कहा वैसे कह ही रहे क्या। हैं कि आईएसआई ने भेजा है। हाँ, आपके यहाँ सर से वो ही तो आते हर हैं एक सब। ही ये कह देते हैं सर, आईएसआई बेचारी अपने कामों में उलझी हुई है, अब उसको अच्छा, बस आप आईएसआई का लोग हर फंड कम जगह हो गया घसीट क्या? लेते हैं आप लोग। आईएसआई का फंड कट गया क्या? अभी नहीं अभी नहीं हुआ, लेकिन करने की बात की जा रही है, कह रहे हैं कि आईएसआई का भी फंड कम होना चाहिए। जाहिर है वो तो सभी आ जाएंगे ना उसमें, एयरफोर्स भी आ जाएगी, आर्मी भी आ जाएगी, तो आईएसआई को भी जाहिर है फिर उसको भी यही कहा जाएगा कि जी थोड़े पैसे आप कम लीजिए। तब तो बड़ा गजब हो जाएगा, जुल्म हो जब जाएगा। पैसे है खैर, ही नहीं सर, जब फंड है ही नहीं, तो कहाँ से लेंगे ये लोग। ये अगर पॉलिटिशियंस और जो लोग पहले खा गए हमारे, चाहे वो फौजी जनरल्स हो या कोई, अगर अपनी जेब से निकाल के दे रहे हैं तो और बात है, अदरवाइज तो पाकिस्तान के खजाने में तो नहीं है। आपको सिर्फ एक काम कर दीजिए, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मेरी तरफ से हम्म, पाकिस्तान के लिए गिफ्ट है ये सजेशन, ये जो डबल पासपोर्ट है ना, ये बंद कर दीजिए। बस देखिए, बिल्कुल। सारी हम्म, समस्याओं का हल हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए सर, डेफिनेटली होना चाहिए। इंडिया तो इसीलिए बच गया कि हमने डबल पासपोर्ट नहीं खोला। हम्म। नहीं तो फिर ऐसे लोग तो
हमारे यहाँ भी होते ना, मगर यहाँ होगा बैठते सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके ये स्टेप भी पाकिस्तान लेगा, क्योंकि अब इनको समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि जो डबल पासपोर्ट और डुअल नेशनल जो हमने बिठा रखे ना, असल में यही मेन रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत है। और ये बात भी बार बार लोग कर रहे हैं, जैसे अभी आपने की, और भी कई लोग जो हैं वो अपने वीडियोस में और उसमें बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाकर इनको इस पे भी रोक लगानी पड़ेगी, तभी कुछ सही होगा। करेक्ट। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी, आपने थैंक यू। बहुत ही खुलेपन से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुड नाइट फ्रॉम हियर। थैंक यू।